Welcome to Daily Current Affair. Today we will discuss all the current affairs from 30th and 31st of January 2023. The question is, जो बाइडन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है नॉमिनेट्स इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, मतलब कि जो इंडियन ओरिजिन के हैं और अमेरिकन सिटीजन है उसके पास, तो ये एक एस्ट्रोनॉट है, उनको क्या अपॉइंट किया है, यूएस एयरफोर्स ब्रिगेडियर की जनरल पोस्ट पे उसको अपॉइंट किया है. हिज नेम इज़ राजा चारी. तो राजा चारी हमारे पास क्या है, एयरफोर्स कोल राजा जे चारी. ठीक है, इनको क्या बनाया है, इनको बनाया है यूएस का जो एयरफोर्स है उनके ब्रिगेडियर का जनरल बनाया है. ठीक है, तो आजकल जो राजाचारी हैं ये क्रू 3 मिशन के कमांडर हैं और एक एस्ट्रोनॉट भी हैं. ठीक है, और ये कहाँ पे सर्व करते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ नासा में ये साइंटिस्ट हैं. मतलब कि साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, ये एस्ट्रोनॉट्स हैं और क्रू 3 के कमांडर हैं. इनको यूएस एयरफोर्स का ब्रिगेडियर जनरल पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है. ठीक है, अब कुछ और फैक्ट्स हैं लाइक डिप्टी एनएसए. ठीक है, डिप्टी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया के, वो है रिटायर्ड डीजी ऑफ पीएसएफ पंकज कुमार सिंह. अनुराग कुमार को सीएमडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. सूर्य कुमार यादव को क्या बनाया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एक नया कैंपेन है उसको लॉन्च करने के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया सूर्य कुमार यादव को. इंडियाज़ विनाया प्रकाश सिंह न्यू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है. मैथिली ठाकुर बिहार की स्टेट आइकन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट उनको किया हुआ है. ठीक है, प्रवीण एस श्रीवास्तव एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दैट इज़ एक्टिंग सीवीसी, ये इंडिया के हैं. जो ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं ना, ये जनवरी 2023 की इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं. गवर्नमेंट रीनेम्स दिल्ली मुगल गार्डनर्स एज. ठीक है, दिल्ली में मुगल गार्डन है, कहाँ पे है, जो हमारे पास राष्ट्रपति भवन है ना उसके अंदर हमारे पास है मुगल गार्डन्स. ठीक है, तो उसका जो नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज करके अमृत उद्यान जो है उनका नाम रखा हुआ है. अभी आपको पता है कि पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राजपथ है, ठीक है, राजपथ जो है उसका नाम रखा था कर्तव्य पथ. तो इस बार इन्होंने क्या किया है, जो मुगल गार्डन है जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर है उसका नाम अमृत उद्यान जो है वो रखा हुआ है. ठीक है, जो ये मुगल गार्डन है ना, ये बनाया था एडविन ल्यूटिन्स ने. ठीक है, जिसने हमारी संसद बनाई थी उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया है, एडविन ल्यूटिन्स ने 1917 में. ठीक है, और 1928-29 में यहाँ पे प्लांटेशन की गई थी और इसका आर्किटेक्चर है इंडियन एंड वेस्टर्न आर्किटेक्चर. ठीक है, अब राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे हमारे पास गार्डन्स हैं लाइक ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन, सर्कुलर गार्डन. तो इस तरह के हमारे पास राष्ट्रपति भवन के अंदर ये गार्डन्स हैं और मुगल गार्डन्स जो राष्ट्रपति भवन के अंदर था उनका नाम रखा है अमृत उद्यान. So Khadi Fest 23 inaugurated in, that is D, मुंबई. सो खादी का जो फेस्टिवल है 2023 का वो इनागुरेट किया गया है मुंबई में. किसने इनागुरेट किया है, मनोज कुमार जो कि चीफ हैं, किसके हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के चीफ है. जो ये KVIC है ना, ये किसके अंदर आता है, ये आता है MSME मिनिस्ट्री के अंदर. MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ये आती है. सो जो KVIC का हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे है, मुंबई में है. तो वहाँ पे जो एक खादी फेस्ट है 2023 वो वहाँ पे रन हो रहा है. ठीक है, 27 जनवरी से 24 फरवरी 2023 तक ये चलेगा. और इस फेस्ट में बहुत सारी जितनी भी हमारे पास खादी से रिलेटेड आइटम्स होती हैं वो सारी की सारी उनकी वहाँ पे प्रदर्शनी होगी. वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, वो उन प्रदर्शनी को देखेंगे, जब वो उनको देखेंगे तो वो उनको खरीदेंगे. इस तरह से क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, पता लगेगा कि खादी का भी प्रोडक्ट होता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, लोगों को जानकारी होगी तो लोग इनको खरीदेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन होगा. ठीक है, तो इसी को बढ़ाने के लिए ये जो फेस्टिवल है ये बनाया जा रहा है. इसमें पश्मीना होगा, कलमाकारी होगा, फुलकारी होगा, तुषर सिल्क होगी और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, टी भी होंगे, कहवा, हनी, बम्बू प्रोडक्ट्स, कारपेट्स, एलोवेरा प्रोडक्ट्स और कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि रिलेटेड टू खादी है और जो हमारे अपने इंडिविजुअल हैं इंडिया के. ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे प्रदर्शनी की जाएगी और लोग उनको वहाँ से खरीद भी सकते हैं. अब KVIC ये जो बना था 1957 में बना था, बट ये इसका जो एक्ट है
एक्ट है केवीआईसी का, वो 1956 में पास हो गया था, एक्ट 1956, और लागू कब हुआ था 1957 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आता है। ठीक है, अब केवीआईसी का मतलब क्या होता है, केवीआईसी का मतलब ये होता है कि जितने भी खादी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करवाना पूरे के पूरे इंडिया या पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अब केवीआईसी के चेयरमैन कौन है, दैट इज़ मनोज कुमार। सो लुमिनस एक कंपनी है टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री इन, ठीक है, ग्रीन जो सोलर पैनल्स है, ग्रीन मतलब कि CO2 जो एमिशन होगी ना इनसे, इस तरह के सोलर पैनल से, वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। ठीक है, तभी इनको ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे है, फर्स्ट है ये, इंडिया का पहला है, जो कि कौन बना रहा है, लुमिनस बना रहा है। ठीक है, और कहाँ पे बना रहा है, उत्तराखंड के रुद्रपुर में ये बनेगा। तो इस तरह की ये फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री में इस तरह के जो सोलर पैनल है वो डेवलप किए जाएंगे, जो कि CO2 एमिशन को बहुत ही ज़्यादा कम करेंगे। कितना कम करेंगे, मतलब कि एक साल में 70 मिलियन टन्स पर ईयर इतना रिड्यूस हो जाएगा कार्बन एमिशन हमारे इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन इसको किसने दिया है कि ये ग्रीन सोलर पावर पैनल फैक्ट्री है, ये दिया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, जितने भी हमारे पास ग्रीन जो सर्टिफिकेट्स देते हैं कि ये ग्रीन है या नहीं है, वो देते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, किसके लिए, ये जो पैनल्स है ना सोलर पैनल्स, इनको बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। कम से कम हम लेड और मरकरी का कम से कम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, इंसानों के लिए और पशु के लिए। ठीक है, सभी के लिए, एनिमल्स के लिए भी, तो सबके लिए वो काफ़ी हार्मफुल होता है, तो उसको हमने रिड्यूस करना है और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करना है, ताकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो हमारे पास इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको भी रिड्यूस कर सकें। तो ठीक है, तो हम हाई क्वालिटी सोलर पैनल्स जो हैं वो हम बनाएंगे, किस किस के लिए, जो कि हम कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम जैसे अपने घर वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो ये एरिया है जहाँ पे ये फैक्ट्री बनेगी वो है 4.5 लाख स्क्वायर फीट या 10 एकड़ के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे जनरेशन होगी 500 मेगावाट, एक साल में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसको हम 1 गीगावाट पर एनम भी कर सकते हैं। अब है शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय, दैट इज डी बोथ A एंड B, दैट इज पेप्सिको एंड केयर। ठीक है, पेप्सिको और केयर ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, शी फीड्स द वर्ल्ड। ठीक है, ये प्रोग्राम चला रहे हैं, शी फीड द, इसके नाम से पता चल रहा है, शी मतलब कि ये फीमेल के लिए कोई प्रोग्राम है। ठीक है, फीड्स मतलब कि ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो आप इसी नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ये जो पेप्सिको एंड केयर है ये इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये इसको आगे चला रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास वुमेन्स होगी, कौन वुमेन्स होगी, जो BPL की वुमेन्स हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको क्या करेंगे, उनको स्किल देंगे, किसके बारे में, जो कि एग्रीकल्चर के बारे में स्किल्स देंगे, न्यू टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज़ करना है, जो पैसे हम आपको देंगे उन पैसों का किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है हमने एग्रीकल्चर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी फिर क्या हो गया, मार्केट में जाएगा तो मार्केट में अच्छी वैल्यू मिलेगी, अच्छी वैल्यू मिलेगी तो मार्केट में हमारे पास फूड भी इंक्रीज़ हो जाएगा, फूड इंक्रीज़ होगा हमारी न्यूट्रिशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, न्यूट्रिशन इंक्रीज़ होगा तो सोशल प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो माल नरिशमेंट या कुछ जो कमजोरी वगैरह होती है छोटे बच्चों में वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, हंगर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह के ये सारे के सारे इसके मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आपको कि इसमें हम किस तरह से इंक्रीज़ करनी है हमने प्रोडक्टिविटी, वुमेन को हम बताएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, किस तरह से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिशन जो है ये बंगाल से स्टार्ट करेंगे, वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पे 1.5 जो मिलियन पीपल है इस प्रोग्राम से बेनिफिट उनको प्रोवाइड होगा। ठीक है, और इस तरह से वो पेप्सिको और केयर क्या कर रहे हैं, टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ, मतलब कि जो BPL की औरतें हैं, वुमेन्स हैं, उनका स्टेटस, उनकी इकॉनमी बढ़ेगी। ठीक है, उनके पास पैसा आएगा क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर इंक्रीज़ होगा तो इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, तो उनके ऊपर मार्केट में बेच के पैसा इंक्रीज़ होगा, पैसा आएगा। ठीक है, 48,000 जो वुमेन्स हैं BPL के अंदर, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में लाएंगे और उनकी दशा को सुधारेंगे।
तो इस तरह से हम वुमेन्स को इस सेक्टर में लेके आएंगे, एग्रीकल्चर में लेके आएंगे। अभी अभी एक रिसर्च हुई है, अगर सपोज करो एक मैन है, ठीक है, एक वुमेन है, ठीक है, दोनों है, अगर हम इनको इक्वल अमाउंट में रिसोर्सेज दें एग्रीकल्चर करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए, ठीक है, जो प्रोडक्शन होगी या जो रिजल्ट होगा ना, वो 20 से 30% ज़्यादा अच्छा होगा वीमेन के केस में। तभी हम वीमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी और 150 जो मिलियन लोग हैं उनकी जो हंगर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। So India and dash dash sign MOU to introduce 12 अफ्रीकन चीताज एनुअली ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 years। अभी क्या हुआ है, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक MOU साइन किया है। इस MOU के अंडर क्या क्या होगा, अगले आने वाले 8 से 10 सालों तक हम हर साल 12 चीता जो है हम लेके आएंगे। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से इंडिया लेके आएंगे। आपको पता है कि 1951 के बाद एक भी चीता हमारे पास इंडिया में नहीं था, ठीक है। अभी हम पिछले साल हमने 12 चीता लेके आए थे, सॉरी 8 चीते लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे हम उनको हम नामीबिया से लेके आए थे, ठीक है, नामीबिया से लेके आए थे। नामीबिया भी इज़ ऑल्सो ए अफ्रीकन कंट्री, तो वहाँ से लेके आए थे प्रोजेक्ट चीता के अंडर। तो प्रोजेक्ट चीता के अंडर ही हम कितने लेके आएंगे, 12 चीता, हर साल 12 चीता लेके आएंगे। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे, ठीक है। अभी फरवरी 2023 में हम 12 चीता लेके आएंगे, फिर अगले साल 12, फिर उसके अगले साल 12। तो इस तरह से हम 50 से ज़्यादा जो चीता है वो उनको लेके आएंगे और उनको जितने भी हमारे पास नेशनल पार्क है पूरे ऑल इंडिया में वहाँ उनको रखेंगे जहाँ भी सूटेबल होगा, ठीक है। ताकि ये क्यों लेके आ रहे हैं हम, ये इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया में एक भी चीता नहीं था, तो उनकी चीता की संख्या को बढ़ाने के लिए था कि वो विलुप्त ना हो हमारे इंडिया से, तो उसके लिए हम इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में कुछ जानते हैं। प्रोजेक्ट चीता जो है हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जहाँ से हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से हम चीता लेके आ रहे हैं इंडिया। और अफ्रीका का एक नामीबिया देश है, वहाँ से लेके आए थे हम 8 चीता। अब हम 12 चीता कहाँ से लेके आएंगे, हर साल 12 लेके आएंगे अगले आने वाले 8 से 10 सालों तक। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे, कहाँ के लिए, इंडिया के लिए। एरो इंडिया 2023 टू बी हेल्ड इन दैट इज सी बेंगलुरु। सो एरो इंडिया 2023 क्या होगा, एक तरह का ये इवेंट होगा। इवेंट किस चीज़ का होगा, जो हमारे पास डिफेंस के जो हमारे पास जहाज़ है और दूसरे एविएशन के जो जहाज़ हैं उनकी एक प्रदर्शनी होगी, उनका एक एयर शो होगा, ठीक है। उस एयर शो में क्या आएंगे, उस एयर शो में बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टर्स आएंगे, ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, ठीक है, थिंक टैंक्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आके क्या देखेंगे, हमारे जहाज़ों को देखेंगे, हमारे डिफेंस सिस्टम को देखेंगे और उनमें क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टर भी होंगे। वो क्या करेंगे, उनको देख के, हमारे एयर शो को देख के वो क्या देखेंगे कि हमने इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम इसको और एडवांस बना सकते हैं, इसमें हम और इनोवेशन लेके आ सकते हैं और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और तेज़ कर सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लेके आ सकते हैं, ठीक है, नए नए फीचर्स इसमें लेके आ सकते हैं। तो इसी के बारे में ये सारा का सारा एयर शो जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो बेंगलुरु में हो रहा है। बेंगलुरु के यलहंका जो एयरफोर्स स्टेशन है बेंगलुरु में, वहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास डिफेंस ट्रेड शो है ये, ताकि हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, इनको देख के वो इसमें पैसे भी लगा सकें और इनको ख़रीदें भी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे को क्या होगा, हमारे पास पैसा ही आएगा, हमारी इकॉनमी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन इसमें हम पुट कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको ख़रीदें हमारे से, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी एंटिसिपेशन ऑफ एरो इंडिया 2023, तो बेंगलुरु ने क्या किया है अभी, जो ये एरो इंडिया 2023 जो बेंगलुरु में होने वाला है, तो बेंगलुरु गवर्नमेंट ने वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन के जितने भी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद रहने का आदेश दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि जब ये खुले रहते हैं ना तो यहाँ पे मीट के कुछ, मांस के कुछ टुकड़े पड़े रहते हैं। जब मांस के कुछ टुकड़े पड़ते हैं ना तो वहाँ पर क्या आती है, चिड़ियाँ और जो पक्षी बर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट्स होते हैं और वहाँ पर वो घूमने लगते हैं, ठीक है। अगर आप खुद सोचो कि एरो इंडिया 2023 में अब एयर शो होगा, एयरफोर्स के बहुत सारे हमारे लड़ाकू जहाज़ या जहाज़ ऊपर से गुजरेंगे, वो एयर शो करेंगे, तो उनके रास्ते में ये पक्षी ना आए, तो इसके लिए जो रेस्टोरेंट्स हैं और नॉन वेजिटेरियन होटल्स हैं उनको जो है बंद रहने के आदेश दिए हैं।
विच कंट्री टू कमर्शलाइज वर्ल्ड्स फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कमर्शलाइज करी है वर्ल्ड के पहले फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को, दैट इज सी कनाडा। सो कनाडा क्या कर रहा है, कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, उन्होंने आदेश दे दिया गया, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम पहले क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे और उनको कमर्शियलाइज करेंगे, किसको, वर्ल्ड का पहला फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर होता है जिसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में ना होके वो लाइट में होगी। ठीक है, लाइट की स्पीड जो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, तो क्वांटम कंप्यूटर होगा उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का जो कंप्यूटर है उसको कमर्शियलाइज़ करने के लिए कौन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हम कनाडा वाले उसको बनाएंगे भी और उसको हम कमर्शियलाइज़ भी जल्दी से जल्दी करेंगे। और 40 मिलियन जो कैनेडियन डॉलर्स हैं वो इसमें खर्च किए जाएंगे। उसमें से जो $40 कैनेडियन डॉलर है वो होता है 32 मिलियन US डॉलर के बराबर। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसको दिया है, जनांडू क्वांटम टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, जनांडू जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ है ये कहाँ की है, कनाडा की ये एक कंपनी है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनी है, मतलब कि इसी तरह के क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा अगर हमने इस तरह का फास्टेस्ट जो कंप्यूटर है वो बना दिया, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि फाइनेंस सेक्टर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल मॉडलिंग में यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ में यूज़ कर सकते हैं। और इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, इसको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है ना, किसी भी मैथमेटिकल लॉजिक को परफॉर्म करने की इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो हमारे लिए जितने ज़्यादा स्पीड हो उतना ही फ़ायदेमंद रहती है इस तरह की चीज़ें। अब कुछ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं। सबसे फास्टर जो सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है USA का, जो पिछले साल ही इन्होंने बनाया है। दूसरे नंबर है फागाकू जो कि जापान का है, लूमी जो कि यूरोपियन यूनियन ने बनाया है, एंड लेनार्डो जो कि यूरोपियन यूनियन ने ही बनाया है। ये वर्ल्ड के 4 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं। और इंडिया का जो सुपर फास्ट कंप्यूटर है उसका नाम है परम। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिगिनस इन। ठीक है, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है उसका जो 5वां संस्करण है, 5th एडिशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, दैट इज सी मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ है। इसका जो सबसे पहला हुआ था ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, सबसे पहले जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके जो विनर थे वो थे हरियाणा और रनर अप थे महाराष्ट्र। 2019 में पुणे में हुआ, विनर महाराष्ट्र, रनर अप हरियाणा। 2020 वाला जो हुआ वो गुवाहाटी में हुआ था, विनर महाराष्ट्र, रनर अप हरियाणा। ठीक है, 2021 में कहाँ पे हुआ था, अभी पंचकुला हरियाणा में हुआ था ये। ठीक है, इसमें विनर भी हरियाणा था और रनर अप फिर से महाराष्ट्र। तो हरियाणा और महाराष्ट्र ही टॉप 2 पोजीशंस में आ रहे हैं। तो अभी वाला जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगी वो होगी मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो अनुराग ठाकुर जी हैं हमारे खेल मिनिस्टर एंड जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उन्होंने इसको इनागुरेट किया है। TT नगर स्टेडियम जो भोपाल में है वहाँ पे इसको इनागुरेट किया है। ठीक है, तो ये जो यूथ गेम्स हैं वो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक चलेगी। और इसमें पहली बार वाटर स्पोर्ट्स हैं लाइक कैकिंग, कैनोइंग, सलाम एंड फेंसिंग, ये 3 जो है ये वाटर स्पोर्ट्स हैं, ये पहली बार इसमें आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और जो 8 सिटीज़ हैं हमारे पास मध्य प्रदेश की, वहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा लाइक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मांडला एंड बालाघाट। तो यहाँ पे ये सारे के सारे गेम्स जो हैं ये खेली जाएंगी। फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट स्टार्टेड इन दैट इज सी झारखंड। ठीक है, झारखंड में माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनकी जो है माइग्रेंट वर्कर्स या जो लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है, उनका जो सर्वे है वो कहाँ पे हो रहा है, वो झारखंड में हो रहा है। ठीक है, मतलब कि झारखंड के लोग जितने भी हमारे पास झारखंड से बाहर जाते हैं लोग या और स्टेट से हमारे पास झारखंड में आते हैं, उनका एक सर्वे हो रहा है कि कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। ठीक है, कि हमारे झारखंड से बाहर कितने लोग जाते हैं और अंदर कितने लोग
लोग आते हैं झारखंड में, ये तो इसके बारे में एक सर्वे जो है वो हो रहा है कहाँ पे, झारखंड में। सो झारखंड की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है रमेश बैस, लोकसभा की सीट्स है 14, राज्यसभा की सीट्स है 6। ठीक है, अब नेशनल पार्क्स कितने हैं यहाँ पे, हजारीबाग नेशनल पार्क, पलमाऊ नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेहिंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ की है। यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं लाइक कर्मा, सरहुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितिया एंड सुराही पर्व भी हम यहाँ पे मनाते हैं, कहाँ पे, झारखंड में। So which state CM announces unemployment allowance for youth from financial year 2023 एंड 24। तो 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा मार्च अप्रैल से, ठीक है, तो वहाँ पे जो सीएम है, किस स्टेट के सीएम ने ये अनाउंस किया है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम पैसे जो है वो देंगे, दैट इज़ डी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने ये बोला है कि हम अपने छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको हम अलाउंस देंगे, यूथ लोगों को, ठीक है, और कितना अमाउंट देंगे वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। अब और है कुछ बातें लाइक राइस, अब जो चावल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट के दिए जाएंगे 1 साल तक, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, जिनका किसको दिए जाएंगे, जिनके पास राशन कार्ड है, ठीक है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और 50,000 रुपये विल बी प्रोवाइडेड टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। जो किन किन को दिए जाएंगे, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिए जाएंगे, उन कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिया जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड है। तो ये 3 साल के लिए हम 50,000 रुपये जो है उनको देंगे, किसको, कंस्ट्रक्शन वर्कर को। तो ये दोनों बातें कहाँ पे हो रही है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ स्टेट इनोवेशन कमीशन जो है उसकी भी स्थापना जो है वो कहाँ पे होगी, छत्तीसगढ़ में ही होगी। तो ये तीनों न्यूज़ें आपने याद रखनी है। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है यूथ को दिया जाएगा, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। अभी इसका अमाउंट जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। सम फैक्ट्स अबाउट छत्तीसगढ़ लाइक कैपिटल छत्तीसगढ़ की रायपुर है, सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनसुईया उइके, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ के डैम्स हैं गंगरेल डैम जो कि महानदी रिवर के ऊपर है, मुरुमसिली डैम जो कि सिलारी रिवर के ऊपर है, दुधवा डैम जो महानदी के ऊपर है, ठीक है। हसदेव बांगो डैम जो कि हसदेव रिवर के ऊपर है। अब कुछ फेस्टिवल्स है यहाँ के लाइक हरेली फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का, हरेला है उत्तराखंड का, ठीक है। नवाखाना, ठीक है, छेरछेरा एंड भोजी, ये चारों के चारों फेस्टिवल्स कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टाइटल, दैट इज़ बी नोवाक जोकोविच, ठीक है। अभी क्या हुआ था, पिछले साल जो राफेल नडाल है उसने 22 जो है वो ग्रैंड स्लैम जीते थे, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने भी 21 जो है ग्रैंड स्लैम जीते थे, अब इन्होंने ये जीता है, तो ये 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अब दूसरे प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। पहले है राफेल नडाल, दूसरे है नोवाक जोकोविच। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, जो पहला है हमारे पास 2023 का पहला ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उससे जो सबसे पहला होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, ठीक है। तो उसको किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है मैन कैटेगरी में। इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने स्टेफानोस एंड सिस्टिपास को इन्होंने 6-3, 7-6 और 7-6 से हराया है, ठीक है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टूर्नामेंट है इन्होंने 10वीं बार जो है इन्होंने इसको जीता है। तो विद दिस विक्ट्री नोवाक जोकोविच हैज़ इक्वल द स्पेन्स जो राफेल नडाल है उनके रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी कर ली है, दैट इज़ 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। और वीमेन कैटेगरी में ये जीता है अरियाना सबालेंका, ठीक है। तो इन्होंने ये जीता है जो कि बेलारूस की है सबालेंका, ठीक है। आर्याना सबालेंका जो बेलारूस की, उन्होंने वीमेन कैटेगरी में जीता है। किसको हराया है, इन्होंने एलेना रिबिक्याना को हराया है जो कि कजाकिस्तान से थी, ठीक है। और सबालेंका ने ये पहली बार जो है वो कोई भी ग्रैंड टाइटल जो है इस तरह का जीता है। तो आपने याद रखना है आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस की है। और वुमेन के डबल्स जो है वो किसने जीता है, बारबोरा एंड कैटरीना, उन दोनों ने जीता, जो चेक रिपब्लिक की हैं, इन दोनों ने इसको वुमेन डबल के फाइनल जीता है। किसको हरा के, जो जापान का है प्योरशुको ओयामा और इना शिबाहारा, ठीक है, इन दोनों को हरा के जो इन्होंने डबल्स टाइटल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का है वो जीता है। Who introduces Debbie H. Medal to honor women cricketers, that is
सी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया है, न्यूजीलैंड ने अगर हमने जो न्यूजीलैंड के वुमेन प्लेयर्स हैं, अगर उन्होंने उनको क्या करना है, उनको ऑनर करना है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है उनको ऑनर करना है, तो उनको जो हाईएस्ट ऑनर जो ऑनर दिया जाएगा वो दिया जाएगा डेबी एच मेडल। ठीक है, डेबी एच मेडल किसके नाम पे है, जो डेबी एच है ना ये न्यूजीलैंड की एक क्रिकेटर है। ठीक है, डेबी हैकली मेडल। ठीक है, मतलब कि जो डेबी हैकली हैं वो कहाँ की प्लेयर थी, न्यूजीलैंड की एक बहुत ही अच्छी प्लेयर थी, बहुत ही वर्ल्ड की बेस्ट बैट्समैन में उनका बैट्सवीमैन में उनका नाम है। ठीक है, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट है प्लेड द गेम। ठीक है, उन्होंने 118 ओडीआई खेले हैं, 19 टेस्ट खेले हैं फॉर न्यूजीलैंड के लिए फ्रॉम 1979 टू 2000। तो उनके नाम पे जो है जो ये अवार्ड है वो दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग जो वुमेंस क्रिकेटर होंगी कहाँ की, न्यूजीलैंड की, उनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा, डेबी एच मेडल अवार्ड। और सबसे पहली जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वीमेन और जो मैन है उन दोनों के क्रिकेटर्स के लिए जो मैच फीस है वो बराबर बराबर कर दी है, वो 3 कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एस्पिरेशनल फॉर गर्ल्स इन तेलंगाना। ठीक है, प्रोजेक्ट एस्पिरेशनल जो है वो लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, जो कि लॉन्च किया है वोक्सन यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो वोक्सन यूनिवर्सिटी ने इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है तेलंगाना की गर्ल्स के लिए। ठीक है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। ठीक है, तो ये किसके लिए है, जो वीमेन है, जितनी भी गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करना, उनको थोड़ा सा स्किल डेवलप करना। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी भी काम को अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो एम्बिशियस गर्ल होंगी कहाँ की, 9th क्लास से 12th क्लास की जो गर्ल्स होंगी तेलंगाना की, मॉडल स्कूल की एंड जूनियर कॉलेज की, उन लड़कियों को वहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा और उनको इस तरह की क्या दिया जाएगा, इस तरह का इकोसिस्टम दिया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा, उनके स्किल डेवलपमेंट किए जाएंगे, उनको क्या करेंगे। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं ना वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे। ट्रेन द ट्रेनर एक प्रोग्राम होगा, एक तरह की वर्कशॉप होगी, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से आपने जो अपनी डिफ़िकल्टीज आएगी लाइफ में उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अपने फ्यूचर को गोल कैसे सेट करने हैं, उन गोल को सेट करके हमने अचीव कैसे करना है, तो ये सारा का सारा बताया जाएगा गर्ल्स को। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से उनके अंदर स्मार्ट गोल्स एंड लर्न। ठीक है, सीखने की भी उनके अंदर इच्छा जागेगी, उनके गोल स्मार्ट तरीके से हमने गोल्स कैसे बनाने हैं, उनको किस तरह से अचीव करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें बताई जाएंगी, जो कि वोक्सन यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे। किसको बताएंगे, जो गर्ल्स है तेलंगाना की स्कूल्स की 9th से लेके 12th क्लास की लड़कियों को ये सारी चीज़ें बताएगी अंडर प्रोजेक्ट एस्पिरेशनल के अंडर। Who became the president of Czech Republic? That is डी पैटर पावेल। ठीक है, जो पैटर पावेल है वो बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक। ठीक है, जो पैटर पावेल थे ना वो फॉर्मर चेयरमैन थे नाटो के मिलिट्री कमेटी के। ठीक है, नाटो की एक मिलिट्री कमेटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मिलिट्री कमेटी है, उसके जो पहले मतलब कि वो जो फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, मतलब कि वो चेयरमैन भी एक टाइम पे रह चुके हैं, उनका नाम है पेट्रे पावेल। ठीक है, उन्होंने किसको हराया है, उन्होंने हराया है जो कि यहाँ के बिलियनेयर हैं एंड्रेस बेबीज, वो भी इलेक्शन में खड़े थे तो उनको भी उन्होंने हरा दिया है। और ये नए के नए क्या बने हैं हमारे पास, प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, चेक रिपब्लिक के। ठीक है, और ये फॉर्मर मिलिट्री जनरल भी हैं पावेल, उन्होंने 58% ज़्यादा वोट जो है वो गेट किए हैं। ये किसने बताया, ये बताया है चेक स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, वहाँ से ये पता चला है। ठीक है, फ्यू पॉइंट्स अबाउट चेक रिपब्लिक्स, लाइक कैपिटल कहाँ की है इसकी, पैराग्वे में है और ये यूरोप में आती है ये वाली कंट्री। पीएम है पीटर फियला और प्रेसिडेंट है पीटर पावेल, तो नए प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पावेल। Which institution released the World Economic Situation and Prospect 2023 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023, जो कि किसने लॉन्च की है, वो की है लॉन्च यूनाइटेड नेशन ने।
तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ, इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की ग्रोथ के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इंडिया जो है 5.8% की ग्रोथ के साथ जो है वो 2023 में जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। पहले जो हमारे पास ग्रोथ का एस्टिमेशन था वो हमारे पास 6.4% जो है 2022 में लिया गया था, बट अभी हमने 5.8% जो है हमारी ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि आगे आगे जो हमारे पास जो ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी की वो 5.8% से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्यों एक कमी क्यों बताई गई है, ये कमी इसलिए बताई गई है क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आने वाला है, तो इसकी वजह से जो है वो 6.4 से वो रिड्यूस करके कर दी गई है 5.8%। तो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023। After China, which is the second country in the world to start trade+1 settlement cycle, ठीक है, trade+1 settlement cycle जो है वो चाइना ने स्टार्ट किया था। उसके बाद कौन सी ऐसी कंट्री बन गई है, दैट इज़ इंडिया। तो चाइना के बाद इंडिया ऐसी कंट्री बन गई है जिसने trade+1 सेटलमेंट साइकिल जो है वो स्टार्ट किया है। ये एक तरह का सेटलमेंट होता है रिलेटेड टू यूर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो ये trade+1 सेटलमेंट होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, जो स्टॉक मार्केट में जो काम हो रहा है उसकी एफिशिएंसी, उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करना है, फास्टर फंड रेमिटेंस, जितना से ज़्यादा जो काम होगा वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करें, फंड के जो ट्रांसमिशन या रिसिप्शन है उसको हम जल्दी से जल्दी करें, रेमिटेंसेस हम जल्दी करें, शेयर की डिलीवरी फास्ट हो, अच्छी हो, एंड ईज़ फॉर द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से स्टॉक मार्केट लोग इसका यूज़ करें, तो इस तरह का ये सिस्टम है, ठीक है। तो पहली है चाइना, दूसरी कौन सी कंट्री है, इंडिया ने भी इसको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। 2001 में स्टॉक मार्केट हैड वीकली सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, इंडिया में पहले वीकली सेटलमेंट सिस्टम होता था, ठीक है। उसके बाद हम T+3 में आए थे, फिर T+2 में, और हम T+1 सेटलमेंट साइकिल में आगे हैं जो कि फास्टेस्ट है और एक्यूरेसी को भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।